नमस्कार दोस्तों। आज जिस भारत को हम जानते हैं, जहां ऊंची इमारतें हैं, आधुनिक शहर हैं और करोड़ों लोगों की भीड़ है, कभी यहां सिर्फ नदियां, जंगल और खुले मैदान हुआ करते थे। लेकिन लगभग 5000 साल पहले इस धरती पर कुछ ऐसा हुआ जिसने मानव इतिहास की दिशा बदल दी। यहीं जन्मी भारत की पहली महान और संगठित सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कहानी है उस समय की जब इंसान ने सिर्फ जीना नहीं बल्कि व्यवस्थित समाज बनाकर जीना सीखा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। लगभग 2600 ईसा पूर्व सिंधु नदी के किनारे एक ऐसा समाज उभर रहा था जो अपने समय से कहीं आगे था। लोग अब केवल शिकारी या घुमंतू नहीं रहे थे, उन्होंने खेती करना सीख लिया था। वे गेहूं और जौ उगाते थे, वे पशुपालन करते थे, उन्होंने मिट्टी की पक्की ईंटों से घर बनाना शुरू कर दिया था। ये सिर्फ गांव नहीं थे, ये थे योजनाबद्ध शहर। जब 1920 के दशक में पुरातत्वविदों ने हड़प्पा और मोहेंजोदाड़ो की खुदाई की तो पूरी दुनिया हैरान रह गई। 5000 साल पुराने शहर इतने व्यवस्थित कैसे हो सकते हैं? सड़कों का जाल सीधी रेखाओं में बना हुआ था, घर एक जैसे अनुपात में बने थे, हर घर में पानी की निकासी की व्यवस्था थी। सबसे चौंकाने वाली बात थी उनका उन्नत ड्रेनेज सिस्टम। हर घर से निकलने वाला गंदा पानी पक्की नालियों के जरिए मुख्य नाली में जाता था। नालियां ढकी हुई थी ताकि गंदगी बाहर न फैले। आज भी दुनिया के कई आधुनिक शहर इतनी साफ और संगठित योजना नहीं बना पाए हैं। इस सभ्यता के लोग सिर्फ निर्माण कला में ही नहीं बल्कि व्यापार में भी माहिर थे। वे तांबा और कांसा इस्तेमाल करते थे, वे मनकों के गहने बनाते थे। उनकी बनाई हुई मोहरें आज भी मिलती हैं, जिन पर रहस्यमयी चिन्ह उकेरे गए हैं। इतिहासकार मानते हैं कि उनका व्यापार दूर दूर तक फैला हुआ था, यहाँ तक कि मेसोपोटामिया तक। लेकिन सिंधु घाटी की सबसे बड़ी पहेली आज भी अनसुलझी है, उनकी लिपि। हजारों मोहरें मिली हैं जिन पर चिन्ह बने हुए हैं, लेकिन आज तक कोई भी वैज्ञानिक इस लिपि को पूरी तरह पढ़ नहीं पाया है। अगर ये लिपि पढ़ ली जाए तो शायद हमें उनके शासन, धर्म और समाज के बारे में बहुत कुछ पता चल सके। उनके धर्म और संस्कृति की झलक भी पुरातत्व में मिलती है। एक प्रसिद्ध मूर्ति में एक आकृति योग मुद्रा में बैठी हुई दिखाई देती है। कुछ विशेषज्ञ इसे भगवान शिव के प्रारंभिक रूप से जोड़ते हैं। इसके अलावा मातृदेवी की मूर्तियां भी मिली हैं जो संकेत देती हैं कि वे प्रकृति और उर्वरता की पूजा करते थे। ये सभ्यता सिर्फ मजबूत इमारतों और व्यापार से महान नहीं थी, ये महान थी अपने संगठन और अनुशासन से। ऐसा लगता है कि वहां कोई मजबूत प्रशासनिक व्यवस्था थी जो पूरे शहर को नियंत्रित करती थी। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि वहां किसी बड़े राजा या युद्ध के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते। इसका मतलब ये है कि ये समाज शायद शांति और सहयोग पर आधारित था। लेकिन हर कहानी का एक मोड़ आता है। लगभग 1900 ईसा पूर्व के बाद ये महान सभ्यता धीरे धीरे कमजोर होने लगी। शहर खाली होने लगे, निर्माण रुक गया, व्यापार घट गया। आखिर ऐसा क्या हुआ? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हुआ, कुछ कहते हैं कि सिंधु नदी का मार्ग बदल गया। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार सूखा और बाढ़ ने जीवन को कठिन बना दिया। जब पानी के स्रोत बदल गए तो लोगों को अपने शहर छोड़ने पड़े। ये पतन अचानक नहीं हुआ, ये धीरे धीरे हुआ, जैसे कोई महान दीपक धीरे धीरे बुझ जाए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सिंधु घाटी के लोग पूरी तरह गायब नहीं हुए, वे अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए। उनकी तकनीक, उनकी परंपराएं, उनकी खेती की पद्धतियां आगे की सभ्यताओं में समाहित हो गईं। भारत की आने वाली संस्कृतियों में कहीं न कहीं सिंधु घाटी की छाप दिखाई देती है। सोचिए, 5000 साल पहले जब दुनिया के कई हिस्से अभी भी बिखरे हुए थे, तब भारत में एक ऐसी सभ्यता मौजूद थी जो स्वच्छता, योजना और व्यापार में अत्यंत उन्नत थी। ये सिर्फ इतिहास नहीं है, ये हमारी जड़ों की कहानी है। ये हमें सिखाती है कि सभ्यता सिर्फ शक्ति से नहीं बनती बल्कि संगठन, अनुशासन और सहयोग से बनती है। और जब प्रकृति अपना संतुलन बदलती है तो सबसे महान साम्राज्य भी समय के सामने नहीं टिक पाते। भारत की पहली सभ्यता हमें गर्व भी देती है और चेतावनी भी।
अगर आपको इतिहास की ऐसी गहराई और रहस्य से भरी कहानियां पसंद हैं, जहां हम सिर्फ अतीत नहीं पढ़ते बल्कि उसे महसूस करते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ इतिहास सिर्फ बताया नहीं जाता, यहाँ इतिहास जिया जाता है।